गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सोशियोलॉजी के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है सोसाइटी के बारे में। समाजशास्त्र में सबसे जो बेसिक टॉपिक होता है हम उसे समाज के बारे में कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे विषय का जो आधार है वह क्या है, हमारा समाज। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे समाज के बारे में, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और समाज की क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। वैसे तो हम सब समाज में निवास करते हैं और हम सभी समाज के बारे में जानते हैं, लेकिन समाजशास्त्र ने उसकी क्या परिभाषा दी है और समाजशास्त्रियों ने उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई है, आज हम इस वीडियो में उन सारी चीजों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं कि समाज दुनिया में जहां कहीं भी मनुष्य का अस्तित्व देखने को मिलता है वहां हमें समाज देखने को मिलता है। समाज, जिसे अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, यह लैटिन भाषा के एक शब्द सोसाइटस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फेलोशिप या एसोसिएशन। मतलब कि लोगों का एक साथ निवास करना, समूह के रूप में निवास करना, इसी को समाज मानते हैं। दूसरे अर्थों में हम देखें तो समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो एक समान संस्कृति, एक समान संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समान चीजों को शेयर करते हैं, एक समान चीजों को, संस्कृति को, परंपराओं को मानते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। समाज न सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह है बल्कि संबंधित बल्कि व्यक्तियों के संबंध का एक व्यवस्था भी हमें यह देखने को मिलता है। तो समाज के बारे में हमें यह परिभाषा देखने को हमें मिलते हैं। आगे जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले देखते हैं मैकाइवर तथा पेज की परिभाषा, जो कहते हैं कि सोसाइटी इज द सिस्टम ऑफ यूसेजेस एंड प्रोसीजर्स, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि समाज प्रक्रियाओं की, कार्यविधियों की, कार्य को पूरा करने की तरीकों की एक व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति के पास सत्ता होगी, लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे और इससे ही समाज मानते हैं। दूसरी परिभाषा गिन्सबर्ग देते हैं, वो क्या कहते हैं, अ सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर। गिन्सबर्ग के अनुसार कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ संबंधों के द्वारा और कुछ व्यवहार के तरीकों के द्वारा बंधा हुआ है, ऐसा गिन्सबर्ग मानते हैं। तीसरी परिभाषा समाजशास्त्र के वास्तविक संस्थापक इमानुएल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है और वह कहते हैं कि सोसाइटी इज नॉट मियरली अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स बट अ सिस्टम फाउंड बाय देयर एसोसिएशन। मतलब कि समाज न सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह है बल्कि उनके एक साथ आने से, उनके समूह बनाने से जो व्यवस्था बनती है उसे हम समाज कहते हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखने से हमें यह समझ आता है कि सिर्फ व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं, बल्कि व्यक्तियों का समूह जब एक साथ आता है, एक जगह निवास करने लगता है, तो वहां पर जो व्यवस्था विकसित होती है, वहां पर जो परंपराएं विकसित होती है, वहां पर जो संस्कृति विकसित होती है, वहां पर लोगों के बीच में जो सहायता, एक दूसरे की मदद करने का भाव जो विकसित होता है, सामूहिकता की जो भाव विकसित होती है, उसे हम समाज कहते हैं। आगे हम समाज की विशेषताओं को देखते हैं तो हमें अनेक विशेषताएं देखने को मिलेगी, जिसमें हम समाज की पहली जो विशेषता देखते हैं वो यह देखते हैं, यह नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप्स का, अर्थात सामाजिक संबंधों का यह जाल होता है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हीं का जाल जो होता है, उन्हीं की जो व्यवस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। यह इसकी पहली विशेषता होती है। दूसरी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि इनके बीच में एक शेयर्ड टेरिटरी होता है, अर्थात इनका एक समान निवास होता है। प्रत्येक समाज जो आपको विश्व में देखने को मिलेगा, उनका आपको एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास आपको देखने को आपको मिलेगा। एक समाज के व्यक्ति आपको एक स्थान पर, एक विशेष स्थान पर निवास करते हुए आपको देखने को आपको मिलेंगे। उनका भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे वे निवास करते हैं वह एक निश्चित होगा, अनिश्चितता नहीं होगी। तीसरी हमें जो विशेषता देखने को मिलती है वह होता है कि कॉमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, अर्थात एक समाज के लोग की संस्कृति और परंपराएं आपको एक समान देखने को आपको मिलेगी। सभी जो समाज दुनिया में पाए जाते हैं उन सभी की आपको विभिन्न संस्कृतियां देखने को मिलेगी। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति आपको देखने को आपको मिलती है और उस संस्कृति का पालन, उन परंपराओं का पालन उस समाज के सभी सदस्य करते हैं। चौथी विशेषता जो हमें देखने को मिलती है कि प्रत्येक समाज कुछ नियमों से, कुछ कानूनों के द्वारा अपने समाज के सदस्यों को नियंत्रित करता है और नियमित करता है। ये नियम और कानून, नॉर्म्स एंड वैल्यूज
समाज के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए काफी आवश्यक होते हैं। इन नियमों और कानूनों की एब्सेंस में समाज के जो सदस्य होंगे वे अनियंत्रित हो जाएंगे, अनुशासनहीन हो जाएंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो समाज के व्यक्तियों के मध्य नियंत्रण रखने के लिए समाज के सभी व्यक्ति नियमों और कानूनों का पालन करें। इसलिए प्रत्येक समाज के आपको कुछ न कुछ नॉर्म्स देखने को मिलेंगे, कुछ वैल्यूज देखने को मिलेंगे, जिनका उस समाज के सभी सदस्य पालन करते हैं। पांचवी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि समाज डायनामिक होता है नेचर में, मतलब कि प्रत्येक समाज में बदलाव आता है, प्रत्येक समाज में परिवर्तन आता है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, काल जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे ही हर एक समाज में बदलाव आते हुए देखने को आपको मिलेगा। हमारे समाज को अगर आप देख लें तो वह समाज जो पूर्व वैदिक काल में था, वह समाज जो मध्य काल में था, वह समाज जो अंग्रेजों का समय था, और आज का समाज, चारों पांचों समाज में आपको अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को आपको मिलेगी, जो यही बताता है कि प्रत्येक समाज में बदलाव आता है, परिवर्तन हर एक समाज का नियम है। छठवीं विशेषता जो हम देखेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि हर एक समाज में सदस्यों के मध्य सहयोग होगा, और सहयोग के साथ ही संघर्ष भी आपको देखने को आपको मिलेगा। सहयोग और संघर्ष के बिना समाज का विकास होना असंभव है। जब समाज के लोग एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे तभी समाज विकास करेगा, और जब तक समाज के सदस्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, समाज के सदस्यों के मध्य संघर्ष नहीं होगा, तब तक आपको समाज का विकास होते देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पहले समाज के सदस्यों के मध्य सहयोग जरूरी है, और उसके बाद ही समाज में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष जो है आवश्यक है। ये दोनों समाज के एक अभिन्न आवश्यक अंग होते हैं। प्रत्येक समाज को अगर विकास करना है तो उसके सदस्यों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी आवश्यक है। बिना एक दूसरे के सहयोग के समाज की प्रगति, समाज का विकास पॉसिबल नहीं है। वहीं समाज में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति लायक है उन्हीं की नियुक्ति वहां पर की जाती है। और समाज की हम अंतिम विशेषता जो देखते हैं वह यह देखते हैं कि समाज की प्रकृति अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। कहने का मतलब यह है चूंकि समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज अगर व्यक्तियों का समूह होता तो हम उसे कहते हैं कि वह मूर्त है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। परंतु समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, समाज है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, जिसे न तो हम देख सकते हैं, न हम उसे छू सकते हैं, परंतु हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए समाज के बारे में यह कहा जाता है कि समाज की प्रकृति कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है। तो यह था आज समाज की विशेषता में। आगे हम देखेंगे कि समाज के क्या क्या प्रकार पाए जाते हैं दुनिया में। तो आज की वीडियो में हम यही तक रखते हैं।